चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। देखो सपोज ये एक बैटरी है हमारे पास, which is connected to a resistor having resistance capital R। तो इधर के लिए मान लेते हैं इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। लेट्स कंसिडर द इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल और इज 0। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस V है, यानी कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट A ले लूं और यहाँ पे एक पॉइंट B ले लूं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है A और B के बीच का दैट इज VB माइनस VA इक्वल्स टू V। क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। इसका मतलब चार्ज सर्कुलेट कर रहा है। बैटरी क्या है, चार्ज को सर्कुलेट कर रही है। जब कोई चार्ज डेल क्यू A से B मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होता है, वो होगा एनर्जी एट B माइनस एनर्जी एट A। अब B पे एनर्जी चार्ज के पास कितनी होगी, अगर डेल क्यू चार्ज था तो डेल क्यू इंटू VB, और A पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डेल क्यू इंटू VA। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू ब्रैकेट में VB माइनस VA। इसका मतलब है डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू इंटू VB माइनस VA। तो V होता है तो ये V हो गया। इसका मतलब इसकी एनर्जी चेंज हो गई, और ये चेंज कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि B जो है वो बड़े वाले डंडे से कनेक्टेड है बैटरी के। इसका मतलब है B पे पोटेंशियल ज्यादा है और A पे पोटेंशियल कम है। VA छोटा है, VB बड़ा है हमारे पास, तो ये इसकी एनर्जी में चेंज हो गया। अब यही चार्ज धीमे धीमे मूव करते करते इस रेजिस्टर को भी क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब A से चला था हमने माना, B पे पहुंचा तो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। इस पार्ट में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अब जब रेजिस्टर को क्रॉस करेगा तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। जब ये वापस B पे A पे आ जाएगा यहां से मूव करते करते, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का नेट चेंज 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग हमने इसकी A से मानी थी कि A से डेल क्यू चार्ज चला, जब उसने बैटरी को क्रॉस किया और B पे पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज हो चुका था। अब यही चार्ज घूमते 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 सर्किट में रेजिस्टर को क्रॉस करते 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 वापस A पे आ गया। जब ये वापस A पे आएगा तो इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस जो इंक्रीज हुआ था उस पोटेंशियल एनर्जी का हुआ क्या है, जब इसने इस रेजिस्टर को क्रॉस किया तो यही जो चार्ज डेल क्यू था, इसके जो भी चार्ज कैरियर्स थे, अब डेल क्यू के आप जो भी चार्ज कैरियर्स अज्यूम करते हो, इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा, जब वो इस रेजिस्टर में मूव करते हैं तो इस रेजिस्टर के अंदर प्रेजेंट एटम्स के साथ उनका कोलिजन होता है। जब वो कोलिजन होता है, टकराते हैं, तो इस कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी का लॉस होता है। उनके पास जो एनर्जी A से B जाने में उन्होंने गेन कर ली थी, वही एनर्जी यहाँ पे अगर कंप्लीटली लॉस हो जाए, उतनी जितनी गेन की थी A से B जाने में, उतनी एनर्जी अगर रेजिस्टर में लॉस हो जाए तो B पे पहुंचने पे नेट चेंज इन एनर्जी 0 हो जाएगा चार्ज का, और A पे पहुंचने पे नेट चेंज इन एनर्जी चार्ज का, डेल क्यू की चार्ज का 0 हो जाएगा। और यही होता भी है। इसका मतलब है कि क्या हुआ, जब बैटरी को क्रॉस किया सेल ने, तो बैटरी ने उसको एनर्जी दे दी। कितनी एनर्जी दे दी, ये एनर्जी उसको बढ़ा करके दे दी। अब एनर्जी बढ़ने के बाद ये मूव किया सर्किट में, रेजिस्टर में गया, तो रेजिस्टर ने क्या किया, इसका ऑपोजिशन किया।
जब ये मूव करा डेल क्यू चार्ज तो इसका कोलिजन हुआ रेजिस्टर के अंदर प्रेजेंट एटम से। उन एटम्स में कोलिजन होने की वजह से इसकी एनर्जी का लॉस हो गया डेल क्यू का। अब डेल क्यू की एनर्जी का कितना लॉस हो गया? उतना ही जितनी बैटरी ने दी थी, और ये वापस ए पे आ गया। फिर क्या करेगा? बैटरी को क्रॉस करेगा, फिर से बैटरी इसको एनर्जी भर देगी, ठीक है। फिर एनर्जी लेकर के ये सर्किट में दौड़ना शुरू करेगा और फिर रेजिस्टर में को क्रॉस करेगा, फिर वही कोलिजन होंगे रेजिस्टर के अंदर और फिर उसी तरह से एनर्जी का लॉस होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टर, डेल क्यू बाई डेल टी मान लेते हैं कि डेल टी टाइम में डेल यू एनर्जी का लॉस हो जाता है इसमें। अब डेल यू की जगह डेल यू की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। अब डेल क्यू चार्ज फ्लोन भी है और डेल टी टाइम टेकन भी है, तो चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन ये तो करंट हो गया। तो इसका मतलब है ये आई वी या वी आई हो गया। तो अब हम पावर को कैसे लिख सकते हैं? वी आई तो लिख ही सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम V इक्वल टू आई आर का यूज करें और V को यहां से हटा दें आई आर से, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाता है। या फिर V इक्वल टू आई आर से हम आई को सब्जेक्ट बनाए तो वो बनता है V अपॉन आर। आई को रिप्लेस करें अगर V अपॉन आर से तो हमें रिजल्ट मिलता है V स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब दिस इज द पावर लॉस across the resistor which is also the power supplied by the battery, क्योंकि बैटरी ने जितनी दी थी चार्ज को रेजिस्टर को क्रॉस करने में उसकी जीरो हो गई थी, वो वही मतलब खत्म हो गई थी, जितनी मिली थी वो सब यूज हो गई। अब देखो हमने कब लिया ये, जब कनेक्टिंग लीड्स की रेजिस्टेंस हमने नहीं ले रखी, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रखी, उस समय की बात है ये। अगर कनेक्टिंग लीड की रेजिस्टेंस होती तो उसमें भी कोलिजन कंसिडर किए जाते और उसमें भी कुछ एनर्जी का लॉस होता। तो इस तरह से ये पावर लॉस हमें मिल गया। अब इस होता क्या है, जो कोलिजन हुए उसकी वजह से एनर्जी का होता क्या है? ठीक है, डेल क्यू की तो एनर्जी कम हो गई, तो वो गई कहां? क्या उन एटम्स के पास चली गई जिनसे वो टकराया है? आप कह सकते हो वो रेजिस्टर को मिली एनर्जी किसी तरह से, और ये कोलिजन की वजह से जो एनर्जी मिलती है वो हीट के फॉर्म में मिलती है। अब वो हीट के फॉर्म में मिलती है तो रेजिस्टर का टेम्परेचर क्या बढ़ने लगता है सराउंडिंग से, और सराउंडिंग से बढ़ने लगता है तो वो सराउंडिंग में उस एनर्जी को रेडिएट करना शुरू कर देता है। अगर यही कोई बल्ब की रेजिस्टेंस होती है तो क्या होता? ये हीट ऐसी होती, ये एनर्जी ऐसी होती, यही रेडिएशन ऐसी होती कि इनका एक पार्ट जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम को बिलोंग करता और ये विजिबल लाइट के रूप में उसे सराउंडिंग में एमिट करता, और विजिबल लाइट के रूप में एमिट करता तो हमें चीजें विजुअलाइज होती। और यही हमने अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्रॉस भी कंसीडर किया होता स्मॉल आर, तब क्या होता? जब ये यहां से चलता और इसमें जाता बैटरी के अंदर से, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी चार्ज की एनर्जी का लॉस होता, ठीक है ना? उस एनर्जी का लॉस होता। वो लॉस भी बिल्कुल सेम तरीके से निकाल सकते थे। अगर कैपिटल आर के अक्रॉस पावर लॉस जो है वो आई स्क्वायर आर होता है, तो स्मॉल आर के अक्रॉस कितना होता? आई स्क्वायर स्मॉल आर होता। तो टोटल पावर लॉस अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर ले तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? क्योंकि अब बैटरी उसको V के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देगी,
अब बैटरी इसको ई के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस देगी चार्ज को, लेकिन उस ई में से कुछ पार्ट अंदर यूज हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो वी बचेगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो वी बचेगा, क्योंकि बाकी एनर्जी तो सेल के बाहर निकलने से पहले ही सेल के अंदर ही चार्ज की लॉस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे पास। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर के लिए है। अभी हम वापस लौटेंगे पावर पे डिटेल में पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं। जब किसी रेजिस्टर से करंट फ्लो करता है तो उस रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट के बारे में जूल ने बताया। वैसे तो अब आपको मालूम ही चल चुका है ये पावर है, और ये पावर हीट के फॉर्म में अगर कंसिडर की जाए और इससे हीट एनर्जी निकालनी हो तो हम इसी में टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, पावर इनटू टाइम जो होता है। तो हीट प्रोड्यूस जो होती है दैट इज गिवन एज ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस दी जाती है हमारे को। यही फॉर्मूले जो है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गए, यानी कि हीट प्रोड्यूस, अगर इस फॉर्मूले को लेके चलूं, कोई रेजिस्टर है जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस उस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कितनी देर तक करंट पास कराएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह अगर पोटेंशियल कांस्टेंट कर दूं तो ये वाला फॉर्मूला देखूंगा, V कांस्टेंट कर दिया तो बेसिकली हीट प्रोड्यूस जो है वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो। बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा, अब आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन में, इसके लिए बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि तीन फॉर्मूले हैं। ये यूज करोगे तो करोगे हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ये यूज कर रहे होगे तो करोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और इसमें तो आर दिख ही नहीं रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो आई कांस्टेंट होने का मतलब एक से ज्यादा रेजिस्टर ले लो तो उसमें सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। सीरीज का सर्किट है और उसमें आप चेक करना चाहते हो किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे हीट प्रोड्यूस होगी। ये सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंसेस हैं, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2। अब इन दोनों में से जो भी करंट फ्लो करेगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, तो वो I होगा। अब हीट प्रोड्यूस्ड किसके प्रोपोर्शन में आएगी? H1:H2, R1:R2 के प्रोपोर्शन में आएगी। हमने ये फॉर्मूला यूज किया। और यही अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं, अब क्या दोनों में करंट अलग अलग फ्लो करता, पर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहता इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस। और मान लो वो पोटेंशियल डिफरेंस V होता, ऐसे मेंटेन कर देते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को कि वो V है पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तब रिजल्ट क्या होता? तब हम ये वाला फॉर्मूला प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आती। घर में जो हम डिवाइसेस लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाते हैं, वो सारी अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं, लेकिन जो स्विचेस लगाते हैं वो स्विचेस सीरीज में होते हैं। एक ही बोर्ड में स्विच लगे होते हैं आपके पास ऐसे, ठीक है। इन स्विचेस से क्या किया जाता है, एक ही लाइव वायर को पास करा दिया जाता है। इनमें यहाँ पे अंदर की तरफ होल होता है, स्क्रू लगा होता है, उस होल से एक ही लाइव वायर को पास करा दिया जाता है। तो स्विचेस तो आ गए सीरीज में। अगर इस लाइव वायर में कोई प्रॉब्लम होगी तो सभी की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसके बाद हम इन स्विचेस से कनेक्शंस निकालते हैं। अप्लायंस 1 को, अप्लायंस 2 को, ऐसे ये एक अप्लायंस कनेक्ट हो जाएगी, एक कनेक्ट हो जाएगी, किससे कनेक्ट हो जाएगी, किससे, एंड सो ऑन। तो अप्लायंसेस तो चली गई पैरेलल में, क्योंकि ये लीड वायर है, इसकी कोई बहुत ज्यादा लेंथ नहीं है, तो इसका तो आप रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी अगर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दो तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे है। और ये जो अब जाएंगे अप्लायंसेस में, तो अप्लायंसेस में क्या होगा, आपके पास एक दूसरी वायर भी ले लो, इसमें ये
न्यूट्रल की वायर है, इससे भी आपने कनेक्शंस निकाल रखे हैं स्विच के अंदर से ही। ये अप्लायंस में आप कनेक्ट कर दोगे, यहाँ पे ये अप्लायंस कनेक्ट हो गई, ये करंट ऐसे सर्कुलेट करके आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इन्हीं के अक्रॉस है, ऐसे इसमें भी कनेक्ट हो जाएंगी। तो स्विचेस तो हो गए सीरीज में और अप्लायंसेस हो गई हमारे पास पैरेलल में, ठीक है। चलिए अब इसी सेल की बात करते हैं जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हम सेल की एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पावर किस तरह से डिसिपेट होती होगी। ये रेजिस्टेंस भले ही हमने बाहर बनाई होती है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों प्लेट्स के बीच की रेजिस्टेंस है। बैटरी ये है आपके पास, ये बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस है। अब हम देखना चाहते हैं पावर कंज्यूम्ड इन दिस रेजिस्टर या पावर डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टर कि क्या होता है यहाँ पे, उसको हम कंसिडर करना चाहते हैं। तो वो पावर तो हमें मालूम है, जो भी करंट फ्लो करेगा आई, इसके अक्रॉस जो पावर कंज्यूम्ड होगी वो पावर दी जाएगी P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर से, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। ये जो था ये सिर्फ स्मॉल कैपिटल आर के अक्रॉस नहीं था, ये बैटरी ने टोटल पावर जो सप्लाई की थी वो थी, इसमें से कुछ पार्ट कैपिटल आर के अक्रॉस था और कुछ इंटरनली यूज हुआ था। तो अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस देख रहे हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये हो गया। और हमें मालूम है कि ऐसे केस में आई जो होता है वो होता है ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ईएमएफ जो है सेल का वो तो ई हो गया और टोटल रेजिस्टेंस हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल तो नेट एक्सटर्नल और नेट इंटरनल हमेशा सीरीज में ही होते हैं। ये आई हो गया, ये इसका स्क्वायर कर दिया, आई स्क्वायर हो गया, और ये इसे हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज द पावर डिसिपेटेड इन दिस, ठीक है ना। यूजफुल पावर भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि आपने डिवाइस लगाई थी तो उसने मान लो 100% एफिशिएंसी की डिवाइस है, तो उसने तो इतनी पावर कंज्यूम की है, बाकी तो सेल के अंदर ही स्कैम हो गया है, ठीक है ना। उतनी एनर्जी का तो सेल के अंदर ही लॉस हो चुका है। इसी चीज को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में क्या रिलेशनशिप हो जाए कि पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाए, ये पी मैक्सिमम हो जाए। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें मालूम है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। देखो वैरी क्या क्या करेगा, सेल तो हमने ले लिया जो लेना था, उसका ईएमएफ फिक्स हो गया जो होता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है जो होती है, ठीक है। अब ये सेल हमने ले लिया है, हम यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टर्स लगा सकते हैं और हम देखना चाहते हैं कौन सी वैल्यू का रेजिस्टर लगाने पे पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, पावर ट्रांसफर टू द आर मैक्सिमम होगा। ये कब होगा हम ये देखना चाहते हैं। तो हमने कहा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जब 0 होगा तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और यहां मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, अगर एक ही वैल्यू निकलेगी तो मैक्सिमा ही होगा, और एक से ज्यादा रिलेशनशिप निकलेगी तो फिर सोचेंगे किसके लिए मैक्सिमा किसके लिए मिनिमा, और हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसके लिए कुछ ना होता हो मैक्सिमा और मिनिमा। पहले डिफरेंशिएट तो करें, तो डीपी बाय डी आर करना है हमारे को, डीपी बाय डी आर। ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो ये ऐसे दिखाई देगा, तो ई स्क्वायर तो मैंने लिख दिया। अब ये u अपॉन वी का फॉर्म है, तो v वाला टर्म लिखा मैंने, r का डेरिवेटिव किया वो 1 ही आ गया dr बाय r, फिर माइनस का साइन लगाया, ये वाला टर्म लिखा r,
इस टर्म का डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले तो पावर 2 मल्टीप्लिकेशन में आई, फिर पावर 1 यूनिट कम हो गई, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म का भी डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो मतलब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 आ रहा है, वो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो गया। और नीचे v का स्क्वायर होता था, तो नीचे r प्लस r का होल स्क्वायर ऑलरेडी था, उसका और स्क्वायर किया तो ये 4 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से r प्लस r कॉमन ले लेता हूं। ये डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये e स्क्वायर 0 के नीचे लेके गए 0, तो सिर्फ ये न्यूमरेटर वाले टर्म बचे हैं, जिसमें से मैंने कहा कैपिटल R प्लस स्मॉल r कॉमन ले लेते हैं। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r कॉमन लिया, इस जगह पे क्या बच गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस जगह पे क्या बच गया, -2 टाइम्स कैपिटल R। एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r माइनस कैपिटल R इक्वल्स टू 0। अब अगर ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया तो कैपिटल R इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्मॉल r आ जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, कैपिटल R और स्मॉल r इन दोनों में से कोई भी रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, दोनों का साइन सेम होना है, तो ये इम्पॉसिबल चीज है, इसको छोड़ देते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बची, जब ये 0 होगा तो होगा, तो इसका मतलब है R इक्वल्स टू R। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें यही कहती है कि सेल जो है या बैटरी जो है वो कब एक्सटर्नल रेजिस्टर को, अब एक्सटर्नल रेजिस्टर एक भी हो सकती है और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, एक्सटर्नल वाली सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल। अगर हम सर्किट की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे सर्किट के लिए अगर नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, और कई बैटरीज हो तो उनके कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट बैटरी निकलेगी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे। जैसे आपने 4 सेल पैरेलल में लगा दिए तो आप उन पैरेलल से, आपको मालूम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उससे आप निकाल लोगे इंटरनल रेजिस्टेंस वो। और जो भी इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कई रेजिस्टर लगे हुए थे एक्सटर्नल में, आपने उनमें देखा कौन से सीरीज में है कौन से पैरेलल में है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी नेट निकाल ली, वो आपको पहले से आता है। तो हमने कहा जब नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, देन द पावर ट्रांसफर टू द एक्सटर्नल सर्किट विल बी मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ये कौन सी थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, द पावर ट्रांसफर्ड बाय अ बैटरी इज मैक्सिमम व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें समझ में आ गई कि क्या होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं ना तो उनके ऊपर उनकी पावर रेटिंग लिखी होती है। मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदा फिलामेंट वाला, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ था 100 वॉट 120 वोल्ट। इसका मतलब है आपको कह रहा है कि 120 वोल्ट पे इसको यूज करोगे तो ये 100 जूल एनर्जी पर सेकंड में कंज्यूम करेगा। इसका मतलब इस बल्ब के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हो कितना, 120 वोल्ट का, तो उस केस में इसमें जो पावर कंजम्पशन है वो 100 वॉट होगी, या एनर्जी कंजम्पशन पर सेकंड जो है वो 100 जूल पर सेकंड का होगा। ठीक है ना, अब देखो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, हमें पावर गिवन है और हमें वोल्टेज गिवन है, V गिवन है। हम चाहें तो इससे बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है। अब पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। P और V तो मुझे लेना था क्योंकि ये दो गिवन थे, और R मैं फाइंड करने में इंटरेस्टेड था, तो P, V और R को कनेक्ट करने वाले फॉर्मूले को मैंने यूज किया। यहां से R का मतलब हो जाता है V स्क्वायर बाय P। अब अगर हम देखें
तो R हमारे पास कितना निकल आएगा इस बल्ब के लिए अगर हम देखें तो V स्क्वायर का मतलब हो गया 120 इंटू 120। पावर 100 वाट की थी, 100 आ गया। ये जीरो कैंसिल आउट, ओम में निकलेगा, ये एसआई में यूज किया है तो 12 का स्क्वायर आ गया 144 ओम आ गई इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो हमारे को अगर पावर रेटिंग इसे कहा जाता है अप्लायंस की, कि जिसमें उसकी वोल्टेज और उस वोल्टेज पे पावर कंजम्पशन दिया जाता है, तो हम इसे पावर रेटिंग कहते हैं। इससे हम निकाल सकते हैं कि उस अप्लायंस में की रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है। अच्छा, मान लो हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, इसको रबी कर लें। ये दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, जिन्हें एक सेल के अक्रॉस या बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज V दी गई है, मतलब अगर EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस है तो भी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें V दे दिया है, मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस या यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। ठीक है ना। अब इसमें करंट I फ्लो करता है, बैटरी से करंट I निकलता है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। इसमें करंट I1 चला गया, इसमें करंट I2 चला गया। मैंने पहली बार पावर निकाला V और R को लेकर के निकालने का डिसाइड किया, तो कहा पहले वाले रेजिस्टर में जो पावर कंजम्पशन है वो P1 है, और वो कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा R1 के अक्रॉस, वो उतना ही होगा जितना आपके पास ये V दिया गया है। आप मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है सेल का, तो EMF और E आपको इक्वल दिखाई देगा उस समय के लिए, मान लो आप। नहीं तो आप ये मान लेना कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ही आपको दिया गया है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V दिया गया है। तो अब हमारे पास सेल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को पता है V है, और सेल के सॉरी रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि V है, और उसकी पावर निकालना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R1। और ऐसे ही दूसरे वाले में जो पावर कंज्यूम होगी वो होगी V स्क्वायर बाय R2। अगर मान लो करंट निकालना चाहते हैं हम इसी चीज को, तो हम I1 की वैल्यू निकाल सकते थे। I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, और इसी तरह से हम I2 भी निकाल सकते थे। I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2। आपका पावर पहले वाले रेजिस्टर के लिए कितनी हो जाएगी, I1 स्क्वायर R1, और दूसरे रेजिस्टर के लिए पावर कितनी हो जाएगी, P2 इक्वल्स टू I2 स्क्वायर R2। इसका मतलब P1 इक्वल्स टू I1 की जगह I1 की वैल्यू प्लेस कर दें, और ऐसे ही P2 निकालने के लिए I2 की वैल्यू प्लेस कर दें। एक R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे यहां पे एक R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा V स्क्वायर बाय R2। अच्छा, मान लो इन दोनों में से सिर्फ एक ही कनेक्ट किया होता, मैं इसको कनेक्ट ही नहीं करता, अब एक ही रेजिस्टर रह गया R1, तो इसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन कितना होता, मान लो P1, तो P1 कितना होता, तो P1 होता, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, इसका मतलब V स्क्वायर बाय R1। ठीक है। और ऐसे भी निकालोगे कि I1 निकालो और सिंप्लीफाई करोगे तो भी यही आएगा। इसका मतलब अगर आपकी अप्लायंसेस पैरेलल में लगी हुई हैं
तो उनको अकेले अकेले, मान लो जैसे वो सेल के अक्रॉस या सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, तब अकेले होने पे वो जितनी पावर कंज्यूम करती थी उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दो तो पैरेलल में कनेक्टेड है। क्योंकि अब टोटल पावर कंज्यूम अगर हमारे पास दोनों लगी होती है, यहाँ पे R2 भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो क्या होता है दोनों में मिलाकर के पावर कितनी कंज्यूम हो रही होती है पूरे सर्किट में, P1 इसके अक्रॉस P2 इसके अक्रॉस, तो P होता है हमारे पास P1 प्लस P2, ठीक है ना, P1 प्लस P2 होता है। और हमने देखा अकेले अगर हमने R1 को कनेक्ट किया होता तो भी उसमें पावर कंज्यूम P1 होती, और अकेले R2 को कनेक्ट किया होता तो P2 होती। यानी कि मैं कह रहा हूं कि पैरेलल में हो तो अगर अकेले प्रेजेंट होते उस समय जो पावर कंज्यूम कर रहे होते उसका समेशन कर दोगे तो पैरेलल में एक साथ कंबाइंड अप्लायंसेस के लिए आपको मिल जाएगा। अब इसी तरह हम देखते हैं सीरीज में होंगे तो क्या होगा। अब ये दो रेजिस्टर्स हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो नहीं है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल जो है वो V है। तो आपके से सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा I, उस I को अगर हम निकालें तो I इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R2 से निकलता है। अब पहले रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर कंज्यूम होगी P1, इसमें भी वही करंट जाएगा, इसमें भी वही करंट जाएगा, तो ये होगी I स्क्वायर R1। इसका मतलब P1 इक्वल्स टू, यहां पे वैल्यू प्लेस कर दूं I की, V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R1। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। ऐसे ही अगर P2 निकालू तो P2 इक्वल्स टू I स्क्वायर R2 होगा, यानी कि P2 इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू R2 होगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं P2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। दोनों ही केसेस में एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं की है हमने कंसिडर निगलेक्ट कर रखी है, तो जितनी पावर बैटरी सप्लाई करेगी उतनी ही पावर रेजिस्टर में कंज्यूम होगी। वो तो शुरू के बेसिक डिस्कशन में भी हमने देख लिया था कि बैटरी ने जो भी दिया वो रेजिस्टर में यूज्ड अप हो जाता है, ठीक है ना। शुरू में जब हमने रिलेशनशिप ही निकाला VI का, उसी समय ये कंक्लूड कर ली थी बात। तो अब ये पावर कंज्यूम्ड है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम R1 R2 को सेम सोर्स के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करें तब पावर कंज्यूम ज्यादा होगी, या उन्हें सीरीज में कनेक्ट करें तब ज्यादा होगी। सीरीज का रिजल्ट तो आपने लिख ही लिया कि टोटल पावर कंज्यूम कितनी हो जाएगी। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल पावर कंज्यूम P1 और P2 का सम कर दें, तो P1 और P2 का सम करने में हमारे पास क्या आएगा, V स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर भी दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। इसकी जगह पे क्या बचेगा R1, इसकी जगह पे क्या बचेगा R2, तो दोनों का समेशन आ गया R1 प्लस R2। इससे एक टर्म ये कैंसिल हो गया, यानी कि जब सीरीज में होंगे तो पावर कंज्यूम्ड ही हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो सीरीज का। अब मान लो सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते, वैसे तुमने किया था लेकिन एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, तब क्या होता टोटल पावर कंज्यूम्ड पैरेलल के केस के लिए। पावर कंज्यूम when the resistors are in parallel, सिंबल लगा देता हूं पैरेलल का। अब मालूम है
इसके अक्रॉस पावर कंज्यूम प्लस इसके अक्रॉस पावर कंज्यूम्ड होता है इस केस में। तो इसके अक्रॉस पावर कंज्यूम जो है वो है v² बाय R1 और इसके अक्रॉस है v² बाय R2। ठीक है, अब कहा किस केस में पावर कंज्यूम ज्यादा है, दोनों रिजल्ट लिखे हुए हैं। सीरीज में जब उसी सोर्स के अक्रॉस R1 R2 को लगाया तो रिजल्ट ये है, पैरेलल में लगाया तो ये है। किस केस में हमारे पास ज्यादा है रिजल्ट, वो हमारे को कंसिडर करना है। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली चीज जो है वो इससे बड़ी है, v² अपॉन R1 प्लस v² अपॉन R2 इज ग्रेटर देन v² अपॉन R1 प्लस R2। ये है, इसका मतलब है रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में कनेक्ट की जाएंगी तो पावर कंज्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन की जब उन्हीं रेजिस्टेंस को सेम सोर्स के अगर अक्रॉस कनेक्ट किया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अगर जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है या ज्यादा, तो हमें मालूम है रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। इनफैक्ट अगर दो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटी आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे हमने कहा 3 और 6 ओम की हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो 3 और 6 ओम की अगर हम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 यानी कि 6 × 3 हुआ 18, 6 + 3 हुआ 9, 18/9 2 ओम की रेजिस्टेंस आती है जो कि 3 से भी छोटी है। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम करने से ऐसा नहीं होगा कि पावर कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होने से इनफैक्ट पावर बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कहता है कि हमारे पास एक हीटर का फिलामेंट है, सपोज एक इलेक्ट्रिक केटल है उसमें एक हीटिंग फिलामेंट लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस R है या रेजिस्टेंस नहीं भी दी फिलामेंट की हमारे को, और हमें कहा कि वो पानी जो है जब उसमें भरते हैं तो पानी का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस कर देता है 20 मिनट में। 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस कर देता है 20 मिनट में। तो अब हमने सोचा कि फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो R है और जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं V यूज कर रहे हैं, तो पावर कितनी हो गई, पावर हो गई हमारे पास v² बाय R के कंसेप्ट में ये उस फिलामेंट की रेजिस्टेंस हो गई और V सोर्स का अप्लाइड पोटेंशियल हो गया, तो इतनी पावर हुई। अब 20 मिनट कह रहा है यानी कि टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे मैंने सपोज 20 × 60 ये सेकंड में चेंज किया, जरूरी नहीं था सब SI की बात मान रहे, नहीं तो आप 20 मिनट लिखना चाहो तो 20 मिनट भी लिख सकते हो। 20 मिनट V जिस यूनिट में दिया वो यूनिट, R जिस यूनिट में दिया वो यूनिट हमारे पास यूज करेंगे। तो 20 मिनट जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हीट प्रोड्यूस हुई। इस हीट ने क्या किया, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। वाटर का मास मान लो m है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो S है, और उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है इतना। ठीक है, अब एक पर्सन क्या करता है, इस फिलामेंट की आधी वायर कट करके निकाल देता है और बाकी आधी वायर का कंप्लीट कनेक्शन कर देता है। पहले फिलामेंट की वायर सपोज ये थी हमारे पास, दिस वाज द फिलामेंट, हीटिंग फिलामेंट, और ये बैटरी के टर्मिनल्स पे हमने कनेक्ट कर रखा था ऐसे हीटिंग फिलामेंट को। उसने क्या किया, इसमें से आधा काट दिया, अब आधा ही बचा उसके पास, और उसने इस आधे को ही क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बताओ ये केटल कितनी देर में पानी गर्म करेगी। तो हमने सोचा अच्छा ठीक है, अगर आधी वायर निकाल दी, आधी बची है, तो लेंथ ही तो आधी की है, लेंथ आधी की तो रेजिस्टेंस आधी हो गई। इसका मतलब है अब नया जो टाइम लगेगा, V तो अपनी जगह सेम है दोनों जगह, इसमें R था, इसमें R/2 हो चुका है आपके पास, तो कब V तो अपनी जगह सेम है, इस R की जगह R/2 किया। जब R/2 उसका 2 लिखना था तो ये 2 ऊपर चला गया यहाँ पे, और टाइम हमने मान लिया T लगेगा, हमें मालूम नहीं कितनी देर है तो हमने T मान लिया, और इधर का टर्म तो फिर यही रहेगा, सेम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम,
डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, v स्क्वायर बाय r कैंसिल आउट हो गया, इसमें बचा था 2t और इसमें बचा था 20 मिनट, और इधर का टर्म तो दोनों का सेम ही था, तो दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। यहां से अगर t को निकालें तो t की वैल्यू आ जाती है 10 मिनट। उसका मतलब है कि आपने जब रेजिस्टेंस आधी की तो क्या हुआ, टाइम भी आधा हो गया क्योंकि पावर बढ़ गई आपके पास। तो ऐसा मत समझिएगा कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से जो है ज्यादा रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो ज्यादा हीट जनरेट होगी, वो तभी होगी जब सीरीज में होगा और करंट कांस्टेंट रहेगा उसके बाद भी। ऐसा नहीं है आप सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो करंट भी वेरी करने लगेगा, दोनों जगह करंट अलग अलग हो जाएगा। आर रेजिस्टेंस ही तो V बाय आर था करंट, 2R कर दोगे तो V बाय 2R हो जाएगा, करंट भी आधा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस सर्किट में 4 आइडेंटिकल बल्ब लगे हैं, 1 2 3 4 उनको नंबर दिए गए हैं। रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट, और इन्हें कनेक्ट कर दिया गया एक सोर्स के अक्रॉस जिसकी वोल्टेज है 550 वोल्ट की, 550 वोल्ट। स्विच लगा हुआ है, स्विच अभी ओपन है। अब अगर हम इस स्विच को क्लोज कर दें, दिस स्विच इज क्लोज्ड, तो हमसे कहता है कि इनमें से कोई बल्ब या कुछ बल्ब्स, कौन कौन से बल्ब्स, कौन सा बल्ब या कौन कौन से बल्ब्स फ्यूज हो जाएंगे। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कौन सा फ्यूज हो जाएगा, तो देखो रेटिंग 220 वोल्ट दी है, तो हम ऐसा मानेंगे अगर 220 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी वोल्टेज तो फ्यूज हो जाएगा, और 220 से कम होगी तो क्या होगा, 100 वॉट कंज्यूम नहीं करेगा। 100 वॉट से कम हो जाएगी कंजम्पशन, V स्क्वायर बाय R होता था, अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अगर वो आधी वोल्टेज पे यूज करोगे तो पावर कंजम्पशन 1/4 हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज आधी हुई तो पावर थी V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी। बल्ब तो आपने ले लिया, उसके फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस तो रहेगी, चाहे आप वोल्टेज कितनी भी लगाओ उसके अक्रॉस, ठीक है ना। तो अगर आपने आधी वोल्टेज अप्लाई की तो रेजिस्टेंस तो वही है, तो पावर कंजम्पशन आपके पास 1/4 हो जाएगा। 1/4 होने का मतलब जो 100 वॉट कंज्यूम करता था वो 25 वॉट ही कंज्यूम करेगा। ठीक, अब कह रहा है कि इनको क्लोज कर देंगे तो कौन सा बल्ब या कौन से बल्ब्स फ्यूज हो जाएंगे। तो हमें चेक करना होगा बेसिकली किसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, सबकी रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। वैसे तो हम चाहें तो R निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकाल नहीं रहे हैं। सपोज मैंने R मान ली, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो पूछ नहीं रहा किसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कौन कौन से फ्यूज करेंगे, तो सिर्फ हम उसी को चेक करने की कोशिश करते हैं। अब अगर R मान ली तो ये R चले गए सीरीज में, 2R हो गया। उस 2R के साथ ये R चला गया पैरेलल में, तो 2R/3 हो गई, यानी कि ये वाली रेजिस्टेंस 2R/3 हो गई। तो ऐसा हो गया सर्किट हमारे पास 2R/3 और R। 2R/3 किसकी हो गई, 1 2 और 4 बल्ब की इक्विवेलेंट। अब तो इन दो रेजिस्टर्स को अगर कंसीडर करेंगे तो इनमें तो सेम करंट फ्लो करेगा, और पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी रेजिस्टर का क्रॉस होता है V = IR। I सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R है। अब इनकी रेजिस्टेंसेस का रेशियो कितना है, रेजिस्टेंसेस का रेशियो है 2/3:1। अगर पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2:3, ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करने का। इसका मतलब है इस 550 के 2 + 3 5 इक्वल इससे कर दो, तो हर पार्ट कितना हो जाएगा। अब हर पार्ट इसमें 50 कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 110 का हो जाएगा, ठीक है। उसमें से 110 में से 3 पार्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होने हैं, तो 110 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 330 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस है। और इसमें कितना ड्रॉप होना था, 2 ही पार्ट उसमें से, तो 110 को 2 से मल्टीप्लाई किया 220 का।
इसका मतलब है यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट है और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 330 वोल्ट है। तो ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा क्योंकि इसके अक्रॉस भी 220 हो गया, इसमें 220 से कम हो गया, इसमें 220 से कम हो गया, इनफैक्ट इसमें 220 का आधा हुआ क्योंकि टोटल ड्रॉप इसमें 220 का हुआ है, उसमें से 110 इसमें हुआ है, 110 इसमें हुआ है और इसमें 220 का ड्रॉप हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये फ्यूज हो जाएगा और अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, सारे बल्ब बुझ जाएंगे हमारे। अगर इन दो में से कोई एक फ्यूज हो रहा होता तो उसके बाद भी ये जलते रहते क्योंकि पैरेलल में होते। ये तो इसके साथ सीरीज में आ गया, अगर इसको हटा दोगे यहां से तो रिजल्ट क्या होगा, बचेगा ही नहीं, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उसके बाद सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो मार्केट में हम जब बल्ब खरीदते हैं तो हम पूरी पावर रेटिंग नहीं बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं 100 वाट का बल्ब दे दो, 60 वाट का बल्ब दे दो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। कारण क्या है, हम वोल्टेज क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि घर की वोल्टेज तो फिक्स है कि इतनी वोल्टेज ही आती है, हर घर में फिक्स हो गई वो वोल्टेज, तो वो रेटिंग बल्ब की उस वोल्टेज के अकॉर्डिंगली सेट कर दी गई कि भाई इंडिया में ये वोल्टेज सप्लाई होती है तो बल्ब के लिए वोल्टेज की रेटिंग तो सेट हो गई। अब वो वोल्टेज रेटिंग वी कॉमन हो गई सारे बल्ब के लिए, चाहे आप 60 वाट का लो, चाहे 100 वाट का लो, चाहे 200 वाट का लो, चाहे 500 वाट का लो। ठीक है, अब यहां पे हमारे को 3 बल्ब दिए हैं, B1, B2, B3। कहा गया B1 जो है वो 100 वाट का है, B2 जो है वो 60 वाट का है और B3 जो है वो अगेन 60 वाट का, यानी कि दो 60 वाट के हो गए B2 एंड B3 और B1 हो गया 100 वाट का। एक सोर्स लगी हुई है 250 वोल्ट। ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो कि हर बल्ब की रेटिंग जैसे ऐसे है, इस बल्ब की रेटिंग है 250 वोल्ट 100 वाट, इसकी 250 वोल्ट 60 वाट, इसकी 250 वोल्ट 60 वाट, ऐसे है, आप ऐसे मान सकते हो। वो सप्लाई वोल्टेज ही हो गई, पर इनके कनेक्शन ऐसे कर दिए। घर में हम ऐसे कनेक्शन नहीं करते, मैंने कहा था अप्लायंसेस सीरीज में नहीं होती है, पैरेलल में होती है। यहाँ पे 2 बल्ब चले गए सीरीज में और एक है पैरेलल में। हमसे कह रहा है कि इनमें जो पावर्स कंज्यूम होंगी, अब ये हो सकता है 100 वाट ही कंज्यूम करे, ये 60 वाट ही कंज्यूम करे, ये 60 वाट ही कंज्यूम करे, या हो सकता है ये P1 करे, ये P2 करे, ये P3 करे, जो भी पावर कंजम्पशन है इनके, उन पावर कंजम्पशंस का रेशियो निकालने को कह रहा है आपको। ठीक है, यानी कि बल्ब P1 is to P2 is to P3, आपको पावर कंजम्पशंस का रेशियो निकालना है इन बल्ब B1, B2 एंड B3। हम पहले इस सर्किट को भूल जाते हैं, हम हर बल्ब की रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि हम मार्केट में लेने गए तो उसकी एक पावर रेटिंग थी। जैसे मैंने कहा आप इस बल्ब की मान सकते हो कि कितनी है पावर रेटिंग, 250 वोल्ट 100 वाट। इसकी कितनी मान सकते हो, 250 वोल्ट 60 वाट। इसकी कितनी ले सकते हो, 250 वोल्ट 60 वाट। ठीक है, और अगर आपको 250 वोल्ट नहीं लेने की इच्छा है, आपको लगता है कोई V लेनी है वैल्यू, नंबर मत लेना, V ले लेना, क्योंकि ये कह रहा है कि सब बल्ब जलेंगे तो कोई फ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी वैल्यू ले लो जिसमें बल्ब फ्यूज हो जाए, जैसे पिछली बार हो गया था, तो वैसा नहीं होना चाहिए हमारे को। तो हम इंडिविजुअल सबकी रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं। पहला बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस, अब हमें मालूम है P होता है तो V²/R, तो V²/P कर देंगे हम तो रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो V²/P, पहले बल्ब के लिए P दिया था हमारे को 100 यूनिट्स का, 100 वाट लिख दो। यहां पे भी आप वोल्ट लिखना चाहते हो तो 250 का वोल्ट लिख सकते हो, V² की जगह 250 × 250 वोल्ट स्क्वायर। ये R1 हो गया। अब R2 और R3 दोनों की रेजिस्टेंसेस इक्वल ही होंगी और वो होगी इतनी। अगर मैं R1/R2 निकालूं तो क्या होगा, V² कैंसिल आउट हो जाएगा, 60/100 3:5 का मिलता है रेशियो। यानी कि अगर R1 की रेजिस्टेंस जो है वो 3R होगी या 3x होगी तो R2 की रेजिस्टेंस जो है वो 5x होगी, और R3 और R2 तो इक्वल ही है तो ऐसे हो गए। तो आप ऐसे मान सकते हो R1 जैसे आपके पास 3x है, R2 और R3 दोनों इक्वल्स टू आपके पास 5x है। ठीक है,
कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि भाई बल्ब की रेटिंग देकर के किसकी रेजिस्टेंस कम है किसकी ज्यादा है, तो अरेंज करो उनको रेटिंग में। अगर सबके पावर सेम दिए हैं तो आप देखो किसकी अभी पावर सेम थे सबके, यहाँ पे जैसे पावर V दिया मैंने, आप देख लो किसकी रेजिस्टेंस बड़ी आई है, जिसका 100 वॉट था उसकी या जिसका 60 वॉट था, 60 वॉट वाला। वैसे भी आपको बताया था रेजिस्टेंस कम करोगे तो पावर बढ़ जाती है, फिलामेंट काट करके दिखाया था। तो वैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है आपके पास, ठीक है ना, तो पावर कंजम्पशन इसकी कम हो जाएगी। इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। तो वहां अगर वोल्टेज सेम दी गई है तो जो सबसे लोएस्ट वोल्टेज का बल्ब होगा उसमें, लोएस्ट वोल्टेज का बल्ब होगा, वोल्टेज कह रहा हूं सॉरी, लोएस्ट वोल्टेज का बल्ब होगा उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम सोचते हैं यहां से यहां तक ड्रॉप कितना होगा 250 वोल्ट का स्विच क्लोज करने के बाद, और वो पूरा का पूरा इसमें होगा, यानी कि इसमें जो वोल्टेज लग रही है वो 250 वोल्ट की लग रही है और पूरा का पूरा 250 वोल्ट इसमें हो रहा है। तो इसमें जो पावर कंजम्पशन है P3 वो कितनी हो गई हमारे पास पावर कंजम्पशन 250 का स्क्वायर अपॉन R3 करना होगा, V स्क्वायर बाय R होता था। R3 कितना है हमारे पास, R3 की वैल्यू R2 लिख दिया मैंने, R3 की वैल्यू 5x है, ये हो गया। आप चाहो तो नंबर में भी निकाल सकते हो, यहाँ 250 की वैल्यू लिख करके नंबर में भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे ही निकाल लिया मैंने। आपका P1 पहले बल्ब के अक्रॉस कितना होगा। अब देखो इन दोनों में तो सेम करंट जाएगा जो भी जाएगा, इसका मतलब इनके R के प्रपोर्शन में जो है इनमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब इनके R का प्रपोर्शन कितना है, इसकी रेजिस्टेंस 3x है और इसकी रेजिस्टेंस 5x है, ठीक है। तो इसका मतलब है 250 के 8 पार्ट कर लूं मैं, 250 के 8 हिस्से कर दूं, उसमें से 3 हिस्से इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा तो इंटू 3 कर दिया मैंने। ये किसके अक्रॉस ड्रॉप है, ये पहले बल्ब के अक्रॉस ड्रॉप है, ठीक है। और दूसरे के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 250 के 8 हिस्से किए थे उसमें 5 जाने थे तो इंटू 5 कर दिया ये। तो आप P1 की क्या वैल्यू निकालो, तो P1 होगा V1 का स्क्वायर अपॉन R1, ठीक है। तो V1 के स्क्वायर में 250 इंटू 3 बाय 8 का स्क्वायर आया, और R1 की वैल्यू कितनी थी, R1 वॉज 3x, तो ये 3x लिख दिया मैंने। P2 की वैल्यू निकालते हैं। P2 के लिए वोल्टेज था 250 इंटू 5/8 और रेजिस्टेंस थी इसकी 5x। P1 is to P2 is to P3 equals to 250 का स्क्वायर इंटू 9 बाय 64 अपॉन 3x। बड़ा हो रहा है, चलो छोटा करते हैं थोड़ा सा। ये 3 का स्क्वायर होगा 9, एक 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा ऊपर हमारे पास, तो 250 इंटू 3, 250 का स्क्वायर इंटू 3, 8 का स्क्वायर नीचे आ गया, 3 कैंसिल ही हो चुका है नीचे वाला, 64x इज टू P2 की वैल्यू के लिए देखते हैं। यहां पे 5 का स्क्वायर हुआ 25, 5 से कैंसिल कर दिया तो बचा 5, 250 इंटू 5, 250 का स्क्वायर इंटू 5 सॉरी 250 का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 64x, और तीसरा वाला आपका P1, P1 हो गया, P2 हो गया, P3, 250 का स्क्वायर अपॉन 5x। 250 का स्क्वायर तो सभी में प्रेजेंट है, कैंसिल कर लो, x भी सभी में प्रेजेंट है
कैंसिल कर दो, तो P1 is to P2 is to P3, 3/64 is to 5/64 is to 1/5 आ रहा हमारे पास। ठीक है, 64 into 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 64 into 5 से मल्टीप्लाई किया, 64 कैंसिल हो गया, 5 से ये मल्टीप्लाई हुआ 15 हो गया। इसको 64 into 5 से मल्टीप्लाई किया, 64 कैंसिल हो गया, 25 आ गया। इसको 5 into 64 से मल्टीप्लाई किया, 5 कैंसिल हो गया, 64 आ गया। तो 15:25:64 इनके पावर कंजम्पशंस का रेशियो हो गया।